सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे फिजिक्स क्वेश्चन फॉर अपकमिंग फार्मेसी एंट्रेंस एग्जाम्स। ये सारे ही एंट्रेंस एग्जाम जो कि आप डी फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए देंगे या जो आप बैचलर ऑफ फार्मेसी बी फार्मेसी के लिए आपके एग्जाम्स होंगे, उनमें किस तरह से फिजिक्स क्वेश्चन आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू कवर करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 to 20 कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट इनमें से यूज़ किया जाता है मेज़र करने के लिए ऑल्टीट्यूड्स इन एयरक्राफ्ट। तो एयरक्राफ्ट कितनी ऊंचाई पे है उसका ऑल्टीट्यूड मेज़र करने के लिए इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। ऑप्शन में दिए गए हैं, देखिए आपको ऑल्टीमीटर, ऑडियोमीटर, एमीटर या एनीमोमीटर। आंसर है इसका ऑप्शन ए, ऑल्टीमीटर का यूज़ किया जाता है। देखिए एयरक्राफ्ट के ऑल्टीट्यूड को मेज़र करने के लिए किस ऊंचाई पे वो उड़ रहा है। फिर देखिए बाकी सारे टर्म्स भी आपको पता होने चाहिए। एमीटर क्या होता है, देखिए ये मेज़र करता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट कितना है वो मेजर करता है एमीटर। ऑडियोमीटर मेजर करता है, देखिए इंटेंसिटी ऑफ साउंड, साउंड कितनी इंटेंसिटी से आ रहा है वो मेजर करता है ऑडियोमीटर। एंड एनीमोमीटर मेजर करता है फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ विंड, विंड कितनी फोर्स से आ रही है, कितनी वेलोसिटी है विंड की और किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है विंड। तो ये तीनों ही चीज़ें कौन मेजर करता है, एनीमोमीटर। ना देखिए आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाता है मेज़र करने के लिए डेप्थ ऑफ ओशन। सो समुद्र की जो गहराई होती है उसको नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। ऑप्शन में देखिए गैल्वेनोमीटर, फेदोमीटर, एंडोस्कोप या फ्लेक्समीटर। आंसर है इसका ऑप्शन बी, फेदोमीटर का यूज़ किया जाता है डेप्थ ऑफ ओशन नापने के लिए। इस तरह का होता है देखिए इंस्ट्रूमेंट। ना देखिए ऑप्शन में, ये क्वेश्चन में और भी ऑप्शन हैं, आपको सबके बारे में पता होना चाहिए। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ये मेज़र करता है इलेक्ट्रिक करंट को। फ्लेक्स मीटर क्या होता है, फ्लेक्स मीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि मेजर करता है मैग्नेटिक फ्लक्स को। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, देखिए कि किसी दिए हुए पर्टिकुलर एरिया में कितनी मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है उसको मेजर किया जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स की फॉर्म में। एंड एंडोस्कोप, देखिए एंडोस्कोप भी दिया गया है। तो एंडोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यूज़ किया जाता है एग्जामिन करने के लिए बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को एंडोस्कोप की मदद से एग्जामिन किया जाता है। सो ये था हमारा क्वेश्चन। ना क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिए इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है मेज़र करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑप्शंस में है देखिए बैरोमीटर, बैरोग्राफ, बोलोमीटर या कैलिपर्स। आंसर है इसका ऑप्शन ए, बैरोमीटर्स को यूज़ किया जाता है देखिए मेज़र करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। तो देखिए यहाँ इस तरह का होता है बैरोमीटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता लगाया जाता है इससे। फिर देखिए ऑप्शन में दिया गया है बैरोग्राफ। तो बैरोग्राफ में क्या होता है, देखिए जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र किया उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है, उसकी रीडिंग्स ली जाती है बैरोग्राफ में। इस तरह का होता है देखिए बैरोग्राफ, यहाँ पर रीडिंग्स ली जाती हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, रिकॉर्ड किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। देन देखिए ये क्या है, ये है बोलोमीटर। बोलोमीटर की मदद से जो हीट रेडिएशंस है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कितनी रेडिएशंस हैं उसको मेज़र किया जाता है बोलोमीटर की मदद से। देन कैलिपर्स, कैलिपर की मदद से क्या किया जाता है, देखिए जो भी कोई भी बॉडी होता है उसका आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर को मेज़र किया जाता है कैलिपर्स की मदद से। सो ये सारे ही थे देखिए इंस्ट्रूमेंट्स। क्वेश्चन है देखिए आपके लिए क्वेश्चन नंबर 14 की हाइड्रोजन एटम्स के लिए इनमें से कौन सी ऐसी सीरीज है जो कि डिस्क्राइब करती है इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रैवल करना टू द n इज इक्वल टू 1 ऑर्बिट। देखिए अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं, एनर्जी ऑर्बिट्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के। n इज इक्वल टू 1 जो है ये लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट होता है, n इज इक्वल टू 7 होता है हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिट। तो इसमें आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि किस ऑर्बिट में, कौन सी सीरीज में हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिट टू लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसमिशन होता है, ये आपसे पूछा है। अलग अलग सीरीज देखिए लेमन सीरीज, बल्मर सीरीज, शेन सीरीज या फंड सीरीज, ये ऑप्शन दिए गए हैं। आंसर है इसका ऑप्शन ए, लाइमन सीरीज जो है उसमें होता है देखिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिट से लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट में। बल्मर सीरीज में क्या होता है, देखिए इसमें n इज इक्वल टू 7 टू n इज इक्वल टू 2 तक आते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 1 तक सिर्फ आते हैं, 1 मतलब लोएस्ट एनर्जी तक आते हैं सिर्फ लेमन सीरीज में। देखिए शेन सीरीज में कहाँ से n इज इक्वल टू 7 टू n इज इक्वल टू 3 तक आते हैं, एनर्जी थर्ड ऑर्बिट जो है उस तक आते हैं। देन ब्रैकेट सीरीज होता है जिसमें n इज इक्वल टू 7 टू n इज इक्वल टू 4 तक आते हैं। तो ये सारे ही सीरीज आपको पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक इनमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन हो सकता है, कौन से ऑर्बिट से लेके कहाँ तक। एंड ये जो रेज इसमें से निकलती हैं इस ट्रांजिशन में वो होती हैं देखिए अल्ट्रा वायलेट इमिशन, अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती हैं इन
ट्रांजिशंस में। क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए यंग मॉड्यूल्स प्रॉपर्टी है इनमें से किसकी? सॉलिड ओनली, लिक्विड ओनली, सॉलिड एंड लिक्विड बोथ, या नन ऑफ द अबव? आंसर है इसका ऑप्शन ए, सॉलिड की प्रॉपर्टी है देखिए यंग मॉड्यूल्स। यंग मॉड्यूल्स में क्या किया जाता है? देखिए मेजर किया जाता है द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल, मटेरियल में कितनी क्षमता है कि वो विथस्टैंड कर पाए, वो बर्दाश्त कर पाए द चेंज इन लेंथ, उसकी लेंथ में जो चेंज हो रहा है वो उसको विथस्टैंड कर पाए अंडर द लेंथ वाइज टेंशन और कंप्रेशन। सो देखिए लेंथ वाइज जब उस पर यहाँ मान लीजिए यहाँ से उस पर फोर्स लगाया जा रहा है तो वो कितना लेंथ तक उस फोर्स को बर्दाश्त कर पाता है, वो कितना लेंथ तक अपने आप को एक्सटेंड कर पाता है, उसको मेजर किया जाता है यंग मॉड्यूलस की फॉर्म में। देखिए ये ओरिजिनल लेंथ थी, ये मान लीजिए एक ब्लॉक है, उसकी ओरिजिनल लेंथ थी, जब उसको यहाँ से देखिए लेंथ वाइज उस पर फोर्स लगाया गया तो वो इस लेंथ तक ड्रैग हो गया, देखिए यहाँ तक वो ड्रैग हो गया तो इसका मतलब है देखिए एल एन तक वो न्यू लेंथ जो है उसकी एल एन हो गई है। तो मतलब इतनी एल एन माइनस एल ओ, इतनी उसमें स्ट्रेंथ है कि वो किसी भी जो लेंथ वाइज कंप्रेशन है उसको बर्दाश्त कर पाता है, इसे कहते हैं यंग मॉड्यूलस। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा, देखिए विच अमंग द फॉलोइंग टेम्परेचर स्केल इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट जीरो, मतलब इनमें से कौन सा टेम्परेचर स्केल है जिसमें एब्सोल्यूट जीरो रीडिंग ली जा सकती है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रैंकिन या केल्विन, ये सारे टेम्परेचर स्केल हैं, टेम्परेचर्स को मापने के स्केल्स होते हैं। आंसर है इसका ऑप्शन डी, केल्विन। सो केल्विन एक ऐसा टेम्परेचर स्केल है जिसमें एब्सोल्यूट जीरो तक रीडिंग ली जा सकती है। केल्विन टेम्परेचर को डिनोट किया जाता है सिंबल के से। तो और क्या बताया गया है इस पॉइंट में, देखिए ये एब्सोल्यूट जीरो ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके बिलो टेम्परेचर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इस पॉइंट पे जो एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट पे क्या होता है, कोई हीट या कोई मोशन नहीं होता है किसी भी सब्सटेंस में। और ये जो एब्सोल्यूट जीरो है ये इक्विवेलेंट है, अगर हम सेल्सियस की बात करें तो -273 डिग्री सेल्सियस और एब्सोल्यूट जीरो एंड -460 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये तीनों ही इक्विवेलेंट हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन सा एब्सोल्यूट जीरो के इक्विवेलेंट कौन कौन से टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, तो -273 डिग्री सेल्सियस एंड -460 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा है, देखिए कि जब हम मेज़र करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, तो जब हम जी को मेज़र करते हैं अर्थ के अलग अलग हिस्से में, अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में, तो डिफरेंट वैल्यू जो है जी की वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, कहाँ कहाँ हमें डिफरेंट वैल्यू मिलती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की? अर्थ की अलग अलग डेप्थ पे जब हम इसको मेज़र करते हैं, अलग अलग ऑल्टीट्यूड्स पे, देखिए डेप्थ क्या होती है, अलग अलग गहराई पे, ऑल्टीट्यूड मतलब अलग अलग ऊंचाइयों पे जब हम मेज़र करते हैं, अलग अलग लेंथ पे, हाइट पे जब मेज़र करते हैं, तब अलग अलग लॉन्गिट्यूड वाइज, देखिए लॉन्गिट्यूड इस तरह से अगर हम अर्थ को देखें तो इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड, और यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको कहते हैं लैटिट्यूड। तो कहाँ कहाँ हमें जी की डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती हैं, ये आपसे पूछा है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, घुमा के आपसे पूछा हुआ है। ऑप्शंस में आपके दिए गए हैं, देखिए 1 और 2 अलग अलग डेप्थ एंड ऑल्टीट्यूड पे हमें डिफरेंट वैल्यूज़ दिखती हैं जी की। 1, 2, 3 डेप्थ, ऑल्टीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पे अलग अलग वैल्यू दिखती हैं। 1, 3, 4 डेप्थ पे, लॉन्गिट्यूड पे, लाटिट्यूड्स पे अलग अलग वैल्यू मिलती हैं जी की। या देखिए ऑप्शन डी बताया गया है 1, 2, 3, 4 हर जगह डेप्थ पे, ऑल्टीट्यूड पे, लॉन्गिट्यूड वाइज या लैटिट्यूड वाइज हमें डिफरेंट वैल्यू मिलती हैं जी की। आंसर है इसका ऑप्शन डी। क्यों है देखिए ऑप्शन डी, क्योंकि देखिए अर्थ जो है वो स्फेरिकल नहीं है, एकदम ही स्फेरिकल शेप की अर्थ नहीं है, अलग अलग पार्ट में अलग अलग इसकी अलग अलग तरह से ये कर्व हुई है। देखिए अर्थ इज़ नॉट एग्जैक्टली स्फेरिकल बॉडी, तो जहाँ से भी हम इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेज़र करेंगे वहाँ से अलग ही रीडिंग आती है इसकी। दैट इज वाई इसका आंसर है देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए आपको 3 ऑर्बिट्स दिए गए हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट एंड ग्रेवयार्ड ऑर्बिट। फिर क्वेश्चन में आपसे पूछा है, देखिए इनमें से कौन सा एक करेक्ट ऑर्डर है। देखिए 1, 2, 3 यहाँ पर 1, 2, 3 ये आपको बताए गए हैं, तो इनमें से कौन सा एक करेक्ट ऑर्डर है उस ऑर्बिट का जो अर्थ के सबसे पास है, देन जो थोड़ा सा दूर है और जो सबसे दूर है, तो कौन सा करेक्ट ऑर्डर है इसमें? आंसर है इसका ऑप्शन डी। देखिए सबसे पास जो अर्थ के ऑर्बिट है वो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, इसका आपको डिस्टेंस
भी बताया गया देखिए 35,786 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है अर्थ से। देन फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर बीच में आता है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट जो कि 42,000 किलोमीटर्स है अर्थ से। एंड देन लास्ट में आता है ग्रेव यार्ड ऑर्बिट। देखिए यहाँ आप देख रहे हैं ग्रेव यार्ड ऑर्बिट जो कि इन दोनों से ही दूर है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स वगैरह जो जीपीएस हमारा काम करता है वो इसी पे सैटेलाइट जो है उनको लॉन्च किया जाता है, और यहीं पर ये सैटेलाइट होने की वजह से जो भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं वो काम करती हैं। तो ये करेक्ट ऑर्डर था देखिए 1 2 3। ना देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा है इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑर्बिट है जो कि मोर प्रोन है, जिसको मोर खतरा है, जिसको ज़्यादा हार्म हो सकता है किसी तरह की स्पेस डेब्रिस से या स्पेस जंक से इन कंपैरिजन टू अदर ऑर्बिट। सबसे ज़्यादा किसको हार्म हो सकता है? पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। आंसर है इसका ऑप्शन डी। देखिए जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है ये एक ऐसा ऑर्बिट है जिसको सबसे ज़्यादा हार्म हो सकता है अगर किसी तरह की स्पेस डेब्रिस इस पे आके स्ट्राइक करें या स्पेस जंक्स जो है वो इससे कोलाइड करें, तो सबसे ज़्यादा नुकसान जियो स्टेशनरी ऑर्बिट को होगा। ऐसा क्यों है? देखिए मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ये हमारा अर्थ का एक्सिस है, नॉर्थ पोल है एंड साउथ पोल है। ये जो होता है देखिए ये वाला ऑर्बिट इसको हम कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है ये सिर्फ एक ही होता है। अगर हम बात करें जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट की तो देखिए यहाँ आप जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट को देख रहे हैं। यहाँ ये क्योंकि ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सिर्फ एक ही होता है तो इसको ज़्यादा नुकसान होने की संभावना होती है। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट आप यहाँ देख रहे हैं, देखिए एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं ऑर्बिट्स ये, बट स्टेशनरी क्योंकि एक ही होता है तो अगर कोई स्पेस डेब्रिस इसको स्ट्राइक करे, नुकसान पहुँचाएगा किसी तरह की सैटेलाइट्स को, तो ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क लग सकता है, इसलिए ये ज़्यादा प्रोन होती हैं हार्म के। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको पूछा गया देखिए इनमें से कौन सी फ्रीक्वेंसी सिस्टम को यूज़ किया जाता है, कौन सी रेडियो फ्रीक्वेंसीज को यूज़ किया जाता है पूरे ही वर्ल्ड में एयर नेविगेशन सिस्टम के लिए? वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी लो फ्रीक्वेंसी, टेट्राहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी या अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। आंसर है इसका ऑप्शन ए, वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज को यूज़ किया जाता है देखिए एयर नेविगेशन सिस्टम में। सो देखिए सबसे पहले क्या होता है, जिस तरह से जैसे आप देखिए रोड पर हमारी कार चलती हैं, बस चलती हैं, साइकिल चलती हैं, इसी तरह से क्या होता है कि देखिए जिस तरह से रोड पे ट्रैफिक सिस्टम को फॉलो किया जाता है, इसी तरह से स्काई में जहाँ प्लेन उड़ते हैं वहाँ भी ट्रैफिक सिस्टम्स होते हैं, वहाँ भी एयर कंट्रोल सिस्टम होते हैं, जिससे कि क्योंकि स्काई में देखिए एक समय पे एक ही प्लेन नहीं फ्लाई करता है, बहुत सारे प्लेन फ्लाई करते हैं, तो किस डायरेक्शन में उनको उड़ना है, कोई प्लेन उनकी रेंज में आसपास कोई प्लेन है या नहीं, ये सभी जो है ये सिग्नलिंग उनको प्रोवाइड करता है एयर कंट्रोल सिस्टम। इससे वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहते हैं, इनको पता चलता है कि ये अपनी लेन में है या नहीं, ठीक से उड़ रहे हैं नहीं, ये अपनी लेन में फ्लाई कर रहे हैं नहीं। तो ये जो है देखिए एयर कंट्रोल ट्रैफिक सिस्टम ये सब कंट्रोल करता है, और ये वेरी हाई फ्रीक्वेंसी VHF ओमनी डायरेक्शनल रेडियो रेंज की मदद से होता है। देखिए ओमनी डायरेक्शनल में मतलब बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों ही आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। अगर दो प्लेन है वो या एयर कंट्रोल सिस्टम और प्लेन जो है वो आपस में एक दूसरे से कॉन्टैक्ट कर पाते हैं, तो ये होता है वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज की मदद से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे फिजिक्स क्वेश्चन फॉर फार्मेसी एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें हम MCQ कवर करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21 to 30 कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।